अब एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन से कैसे बनते हैं, तो इट गिव्स बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से एल्कीन और एल्काइन से ये बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराई हमने, कुछ कैटलिस्ट यूज़ किया। अभी कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया इसकी बात करेंगे अब। तो एल्केन बन गया CH2CH2R, ये दोनों डबल बॉन्ड गायब हो गए। इसी तरीके से अगर हम एल्काइन से करें RC ट्रिपल बॉन्ड R प्लस H2, 2 मोल हाइड्रोजन के चाहिए होंगे हमारे को, और यहाँ हमने वापस से यूज़ किया कैटलिस्ट, तो अगेन बना RCH2 और CH2R। ये दोनों क्या बन गया हमारे पास, एल्केन। इन दोनों हमारे पास एल्केन बन गया। अब कैटलिस्ट क्या क्या यूज़ हो सकता है, ये कैटलिस्ट के बारे में देखते हैं। कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं हमारे पास, जो लिस्ट है कैटलिस्ट की, वो पहली है हमारे पास पैलेडियम और प्लेटिनम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। पैलेडियम और पैलेडियम और प्लेटिनम ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे यूज़ किए जा सकते हैं। दूसरा है निकल। निकल यूज़ करें तो 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। सबेट एयर भी कहते हैं इसको। थर्ड, रेने निकल रेने निकल एट रूम टेम्परेचर। रेने निकल जो है वो रूम टेम्परेचर पर चाहिए। अब रेने निकल कैसे ऑब्टेन करते हैं, रेने निकल कैसे ऑब्टेन करेंगे, रेने निकल इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग किसको करें, निकल और एल्यूमिनियम विथ NaOH। निकल और एल्यूमिनियम NaOH के साथ अगर हम हीट करें तो फिर हमारे को रेने निकल मिलता है। Al जो एल्यूमिनियम होता है डिजॉल्व एंड निकल, एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और निकल फाइनली ऑब्टेन्ड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। इतना क्वेश्चन पूछा नहीं आता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम डिजॉल्व हो जाता है, निकल हमारे को डिवाइडेड स्टेट में मिलता है। तो एल्यूमिनियम और निकल के साथ तो NaOH को गर्म करते हैं, तो एल्यूमिनियम NaOH में रिएक्शन करके डिजॉल्व हो जाता है और निकल हमारे को मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट है मीथेन। इस मेथड से हम क्या नहीं बना सकते, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो एल्केन तो बन सकता है लेकिन मीथेन नहीं बन सकता। अब इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कैसे होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमारे पास सबसे पहले एल्कीन है कोई। एल्कीन में हमने हाइड्रोजन या निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम ये यूज़ किया है, तो क्या बनेगा, दोनों जगह हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो निकल जो है वो हाइड्रोजन के लिए क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, निकल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस में। ये तो H2 है, एक और H2 है, ये सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया सरफेस से, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया मतलब सरफेस से एब्जॉर्ब हो गया। अब ये जो एल्केन है, एल्कीन, ये इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन जो है रिच है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। फाइनली क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो क्या किया, निकल है, मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुए मेटल के सरफेस पे। तो फिर अब दोनों हाइड्रोजन याद रखिएगा सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम,
सिन एडिशन, अभी इसके बाद में अभी करेंगे बात सिन एडिशन क्या होता है। अगर अलग अलग साइड अटैक करें तो एंटी एडिशन कहते हैं, मतलब एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। लेकिन अभी दोनों सेम साइड से अटैक करें तो इसको क्या कहेंगे, सिन एडिशन। अब अगर हम रेट की बात करें रिएक्शन के, हमारे पास दो एल्कीन है और एक ये एल्कीन है, तो किसकी रेट ज़्यादा होगी रिएक्शन के, इस वाले एल्कीन की रेट ज़्यादा होगी रिएक्शन के, क्योंकि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एल्कीन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एल्कीन की, रेट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे पहले वाले केस में यहाँ सरफेस एरिया एल्कीन का कम है, यहाँ एल्कीन को ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप ने एब्जॉर्ब कर रखा है, तो इसका अटैच कर रखा है एल्कीन, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम देखेंगे जहाँ एल्कीन के चारों ओर कम बल्कीनेस हो, और वी कैन से लेस बल्कीनेस अराउंड द मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड लेस बल्की हो, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, उसकी रेट ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ किसकी रेट ज़्यादा है कम है, इन दोनों में से कंपेयर करें तो फर्स्ट एंड सेकंड में से सेकंड की रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्कीन का सरफेस एरिया क्या है, कम है, जबकि फर्स्ट में एल्कीन का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन की बात करें हम, तो फर्स्ट में एल्कीन का सरफेस एरिया कम, सेकंड में ज़्यादा। तीसरे की बात करें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो अगर सरफेस एरिया में सेम हो तो एल्काइन की रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्काइन के केस में क्या होता है, जो है कि एल्काइन के केस में हमारे को जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा एल्काइन होता है एज कम्पेयर टू एल्किन, क्योंकि उसमें दो पाइंड बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए इसकी रेट ज़्यादा होती है। अगर हम फर्दर इसको बात करें तो अगर एक हमारे पास सिस एल्कीन है और एक ट्रांस एल्कीन है, तो रेट किसकी ज़्यादा होगी, सिस की, क्योंकि रेट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना कम स्टेबल होगा एल्कीन उतनी फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि उस स्टेट में रिलेटिवली लेस रहना चाहेगा। तो सिस एल्कीन कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप पास में होते हैं, इसमें बड़े बड़े ग्रुप दूर में होते हैं, तो सिस एल्कीन कम स्टेबल होता है। तो अगर हम अभी कुछ रेट की बात करें कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन सबको ट्राई करिए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, रेट ऑफ एल्कीन कंपेयर करनी है, हाइड्रोजनेशन ऑफ, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इन सब में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कंपेयर करना है। तो अगर हम दोनों फैक्टर देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी एज वेल एज सरफेस एरिया। तो पहले वाले केस में हम देखते हैं स्टेबिलिटी की बात करेंगे या फिर सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सरफेस एरिया फर्स्ट वाले में कम है, सेकंड वाले में ज़्यादा है, मतलब एल्कीन के अराउंड बल्कीनेस ज़्यादा होगी, वहाँ सरफेस पे एब्जॉर्ब होना हाइड्रोजन की दिक्कत होगी, तो फिर इसमें रेट ज़्यादा है। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें रेट ज़्यादा होगी, थर्ड की बात करें तो सेकंड में रेट ज़्यादा होगी, फोर्थ की बात करें हम तो फिर सेकंड में रेट ज़्यादा होगी, कम बल्कीनेस अराउंड द डबल बॉन्ड,
फिफ्थ की बात करें हम तो इधर रेट ज़्यादा होगी। सिक्स की बात करें तो फिर अब ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। तो लेस स्टेबल जो है उसकी रेट ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो अपने स्टेट लूज़ करना जल्दी चाहेगा। सेकंड की रेट ज़्यादा होगी और एट्थ में फर्स्ट की रेट ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें अब कुछ क्वेश्चंस करें हम हाइड्रोजनेशन के ऊपर कि प्रोडक्ट अगर हमारे को बनाना पड़े तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चंस करते हैं कुछ। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है बेंजीन की रिएक्शन में हाइड्रोजन निकेल एक इक्वलेंट से की, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप देखिए। बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है, हाइड्रोजन निकेल वन इक्वलेंट। तीसरी प्रॉब्लम है हाइड्रोजन निकेल वन इक्वलेंट। इनमें से कौन सा, हमारे को एक्चुअली रिएक्टिविटी चेक करनी है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ की अगर हम बात करें, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करेंगे आप। वही हाइड्रोजन निकेल वन इक्वलेंट। अब इसमें ऑर्डर हमारे को कंपेयर करना है, रेट कंपेयर करनी। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। पहले वाले में ये वाला एल्कीन डबल बॉन्ड क्या है, इसके कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग क्योंकि वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। सेकंड वाले में भी आंसर में ये वाला डबल बॉन्ड नहीं जाएगा, एक इक्विवेलेंट जो रिएक्ट करेगा एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले डबल बॉन्ड में फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि अभी हमने देखा है लेस बल्कीनेस से सराउंडेड है, तो अगर एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन वन इक्वलेंट निकेल 6 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइड्रोजन वन इक्वलेंट निकेल। 7 हाइड्रोजन निकेल वन इक्वलेंट। 8 हाइड्रोजन वन इक्वलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। 8 ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले डबल बॉन्ड में से क्राउडिंग फर्स्ट वाले के अराउंड कम है तो फर्स्ट वाला सेचुरेट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा ये। और इधर बात करें एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा ये। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं 3 इक्वलेंट और निकेल हो तो कौन सा हाइड्रोजन गायब होंगे। तो हमें पता है कि ये 3 एंटी एरोमेटिक रिंग है। अगर ये तीनों एंटी एरोमेटिक रिंग ख़त्म हो जाए तो वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के लिए हमारे को चाहिए ये तीनों बीच के जो डबल बॉन्ड है ये तीनों गायब हो जाए। तो चलिए ये तीनों अगर सेचुरेट हो जाते हैं तो हमारे को प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमारे को प्रोडक्ट में मिलता है 3 एरोमेटिक रिंग जो कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आंसर क्या होगा, इसमें बीच की 3 रिंग गायब हो जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CH3 हो, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हो। यहाँ अगर ये D2Ni ड्यूटीरियम इन प्रेजेंस ऑफ निकेल हो
तो क्या होगा, तो हमारे को एक कोड याद रखना है, कोड कहें या फिर हम ट्रिक कहें, CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और TST, इसका क्या मतलब है, अगर सिस पे सिन एडिशन हो तो क्या बनेगा, एनीथियो, और ट्रांस पे सिन एडिशन हो तो क्या बनेगा, थ्रियो। एनीथियो और थ्रियो, एनीथियो थ्रियो के बारे में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखा है। तो यहाँ पे ये सिस है और D2 की वजह से सिन एडिशन होता है। एनीथियो क्या हो, एनीथियो होता है जब दोनों ग्रुप सेम साइड हो, जैसे CH3 हो, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम। फिशर प्रोजेक्शन में अगर ये दोनों सेम काइंड ऑफ ग्रुप सेम साइड होते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे को इसको क्या कहते हैं, एनीथियो। ठीक है, इस केस में ये मीजो होगा स्पेसिफिकली, क्योंकि एनीथियो तब कहा जाता है जब CH3 और ये टर्मिनल ग्रुप वाले अलग हो, जब वो मीजो की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता हो। मीजो के लिए मिरर इमेज चाहिए, यहाँ पे मिरर इमेज कब होगी, जब ये दोनों CH3 और CH3 ग्रुप सेम हो। लेकिन अगर ये अलग हो जाए तो फिर हम इसको एनीथियो कहते हैं। इस केस में ये क्या होगा, मीजो। इस केस में क्या है, ये मीजो, क्योंकि यहाँ पे हमारे को मिरर इमेज मिल रही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांस है CH3 C11CH CH3 D2NI के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CH3 अब एनीथियो क्या होता है कि DH ये मिलेगा। और इसी तरीके से इसकी मिरर इमेज भी पॉसिबल है। CH3 जैसे मीजो में एक ही कंपाउंड पॉसिबल है यार, DHHD एंड CH3, तो ये हो जाएगा ट्रांस प्लस सिन थ्रियो। ट्रांस में अगर सिन एडिशन हो तो क्या हो जाएगा, थ्रियो, एनीथियो एंड थ्रियो। तो फिर अब इसको थ्रियो क्यों बोला गया, क्योंकि ये ट्रांस जैसा, ट्रांस लाइक है। इसका थ्रियो का मतलब ट्रांस नहीं, अब ट्रांस कैसे हो गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड तो है नहीं। So how it is a trans? It is not a trans. It is actually the groups are at different position or alternate position, or we can say relatively far position. That's why it is called the trio. T for trans, T for trio. Just the trick to remember the thing. तो इस ट्रिक से हम बस याद रख रहे हैं कि ये थ्रियो है और ये ट्रांस है। ट्रांस कैसे है ना, बस थ्रियो याद रखना है, वो T फॉर थ्रियो, T फॉर ट्रांस। तो यहाँ पे ये D और D दूर है रिलेटिवली, और H और H दूर है। तो ये एक्चुअली आपस में क्या, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर होंगे पर्टिकुलर इस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास सिस हो तो उससे क्या बनता है, इनीथियो, और ट्रांस हो तो उससे क्या बनता है, थ्रियो। याद रखिएगा सिन एडिशन में ये पॉसिबल है। और अगर हम और प्रॉब्लम्स करें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे, जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे 18th क्वेश्चन अगर हम करें, 10th 11th 12th क्वेश्चन अगर हम करें इसका, हम काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन यही मिलेंगे। D2 और NI से रिएक्ट करें तो फिर ये सिन एडिशन है, दोनों की दोनों सेम जगह होंगे, D और H। 13th की अगर हम बात करें तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, CH3 है, ड्यूटीनियम आइसोटोपिक इफेक्ट लगाए निकल की प्रेजेंस में, तो फिर वो क्या आएगा, एक CH3 आएगा ऊपर और दोनों D आएंगे, H और D यहाँ पे। और दूसरा आएगा हमारे पास, इसकी मिरर इमेज पॉसिबल है, यस इसकी मिरर इमेज पॉसिबल है, तो इसकी एक मिरर इमेज भी आएगी। या फिर हम कहें दोनों CH3, एक CH3 नीचे भी हो जाए, वो भी पॉसिबल है, तो वो इसकी एक्चुअली मिरर इमेज होगा। या फिर हम दूसरा प्रोडक्ट बनाए, अगर मिरर इमेज कहना से बेटर है कि अगर दोनों D ऊपर से अटैक करें तो CH3 H D और D, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये दोनों आपस में रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे। दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है, ये दोनों आपस में रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे।
इस तरीके से कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे 14th क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो अब इनमें अगर हम D2 निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट वन है, 14th क्वेश्चन जो है ये ट्रांस है। ट्रांस से क्या बनता है, ट्रांस से अगर हमारे को बनेगा ट्रांस से 3O, तो 3O बनाने के लिए DH और फिर एंड में PH, और एक इसकी मिरर इमेज बनेगी। या फिर हम कहें दूसरी तरीके से ग्रुप लगा दें तो अपने आप ये ग्रुप आ जाएगा DHHDNPH, ये दोनों ग्रुप आ गए। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में क्या रिलेशन है आपस में, ये इनएंशियोमर एंड इक्वली मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। एक लाइट को राइट हैंड साइड घुमाएगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा। अब ड्यूटेरियम ये एक्टिव है, ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसके अगर हम D2Ni से रिएक्शन कराएं तो D2Ni से रिएक्शन करेंगे CH3, 2D ऊपर आ गए D और D। अब वापस से इसकी रिएक्शन D2Ni से कराएं तो दोनों D के आगे नीचे, दोनों पर लगेंगे सेम जगह क्योंकि सेम एडिशन है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या डायस्टीरियोमर, इसको हम कहेंगे डायस्टीरियोमर। अभी D2Ni है तो D2Ni के केस में ये है हमारे पास CH3। अब D2Ni की जगह, एक बार इसको D2Ni वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब इसकी जगह अगर हम इसको करें H2Ni होगा, हाइड्रोजन इन निकल। तो हाइड्रोजन इन निकल में अब ये क्या हो गया, ये पहले ऑप्टिकली एक्टिव था, ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन अभी क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें ये चारों ग्रुप अलग है, CH3, 2, 3 और हाइड्रोजन, चारों ग्रुप अलग है, लेकिन अब ये दोनों ग्रुप सेम हो गए इसमें। तो ऑप्टिकली एक्टिव से हो सकता है प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ऑप्टिकली एक्टिव से प्रोडक्ट क्या हो जाए हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरीके से अगर हम एल्काइन की डिटेल में देखें, एल्काइन कैसे रिएक्ट करता है, ये हो गया एल्कीन की बात। एल्काइन की देखें तो RC ट्रिपल बॉन्ड R की रिएक्शन अगर हमने हाइड्रोजन इन निकल कराए तो बनेगा RC डबल बॉन्ड C R2HH, ये बनेगा सिस एल्केन। अब फर्दर हम हाइड्रोजन कंट्रोल नहीं कर पाए, अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन हो गया CH2R2। तो कहीं हम देखेंगे कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन और अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन निकल पैलेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होता है, फाइनल यहाँ के पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमारा बेंजीन हो, हम बात करें हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन हो तो उसमें क्या होगा, तो बेंजीन के हाइड्रोजनेशन में हमारे पास बेंजीन है, हाइड्रोजन इन निकल होगा। तो बेंजीन के हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो निकल स्लो रिएक्शन है क्योंकि इसमें एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में बदल रहा है, तो ये बना। फिर मान लो हाइड्रोजन निकल, ये थोड़ी फास्टर रिएक्शन है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्योंकि वो एरोमेटिसिटी टूट रही थी। अब ये हाइड्रोजन और निकल, अब ये फास्टेस्ट रिएक्शन है क्योंकि ये अभी एक अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल रहा है। तो स्लो फास्ट और फास्टर ये रिएक्शन का प्रोग्रेस होता है और रिएक्शन विल कंटिन्यू। सो इससे रिएक्शन एक बार चालू हो गए, सो वंस रिएक्शन स्टार्टेड इट विल कंटिन्यू टिल प्रोडक्ट फॉर्म। तो एक बार रिएक्शन चालू हो गई तो ये चलती रहेगी जब तक कि प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, क्योंकि रिएक्शन अपने आप खुद से स्टार्ट होके खुद से कंप्लीट की तरफ बढ़ रही है। तो जैसे हमारे पास बेंजीन है 1 मोल और हमारे पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये हमारे पास बनाएगा सिंपल एल्केन। तो ये बनेगा 1 - x और ये बनेगा 1 - 3x और ये बनेगा x। इनिशियली 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन ही खत्म हो रहा है,
तो 1 माइनस 3x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/3, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। तो हमें पता है अब फाइनल मिक्सचर हमारे पास क्या है, फाइनल मिक्सचर में बेंजीन भी है और हमारे पास साइक्लोहेक्सेन भी है। लेकिन अगर हमने 1 मोल ऑफ बेंजीन और 2 मोल ऑफ, अगर क्वेश्चन दिया जाए 1 मोल दिया है बेंजीन का और 2 मोल दिया है हमारे पास हाइड्रोजन का, तो हमारे को पता है इससे बनेगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि एक बार रिएक्शन चालू हो गई तो खत्म हो गई। तो अब इसमें हमारे को कैलकुलेशन करनी है, तो 1 माइनस एक्स 2 माइनस 3x, और हमें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट यही है। ठीक है, खत्म तो हाइड्रोजन ही होना है, क्योंकि हाइड्रोजन ही ज़्यादा कंज्यूम होना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2/3, x हो जाएगा 2/3, तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये बनेगा हमारे पास 2/3। लेकिन अगर हम एक और रिएजेंट की बात करें तो हाइड्रोजनेशन था, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। अब हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्राजीन विथ परऑक्साइड, एक और नया रिएजेंट है हाइड्राजीन NH2 विथ परऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो क्या होता है इसमें, ये भी हाइड्रोजनेशन करता है। परऑक्साइड जो है फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटता है 2H, सेकंड हाइड्राजीन जो है NNHH, ये 2OH फ्री रेडिकल में टूटता है तो बनेगा 2H2O, और ये दोनों हाइड्रोजन इसको ले लेगा और बनेगा N डबल बॉन्ड NHH। तो यहाँ पे अब ये जो N डबल बॉन्ड NH है, ये दो हाइड्रोजन है, अब ये दोनों सिन एडिशन कराएंगे। अब हमारे को निकल की जरूरत नहीं है, तो हाइड्रोजन की परऑक्साइड से रिएक्शन हो तो भी हमारे को दो हाइड्रोजन सिन एडिशन के लिए अवेलेबल है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन किसी भी एल्कीन से कराएं, जैसे मैं एल्कीन से कराऊँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 कराऊँ NH2 तो बनेगा CH3 CH2 ये बना है हमारे पास सिन एडिशन। अब ये सिन एडिशन कैसे हुआ है, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड पहले 2OH फ्री रेडिकल में बना, जो दो H प्लस लेके H2O में बना। अभी भी नाइट्रोजन के पास 2 H प्लस है। तो अब इसका तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें, तीसरे स्टेप कैसे हो रहा है इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये जो N डबल बॉन्ड NHH है, ये हाइड्रोजन इधर गया और ये हाइड्रोजन इधर एब्जॉर्ब हुआ, तो ये बनेगा CH3 CH3 HH N डबल बॉन्ड N। अब ये बनेगा CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारा बॉन्ड इधर गया और नाइट्रोजन गैस क्या हुई, इवॉल्व हो गई। तो इससे अगर पता चला CSE, तो हमें बनेगा CSE और TST। यहाँ पे अगर सिस हुआ, सिन एडिशन हुआ, इनिथियो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐसे करके मैंने याद करवाया था। फिर ट्रांस हुआ और सिन एडिशन हुआ तो इनिथियो बना, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3O बन जाएगा। तो आइए इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं NH2 H2O2 के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 HH, यह सिस एल्केन NH2 H2O2, ये बन जाएगा ME तो ये था सिस, ये सिन एडिशन, और ये बना हमारे पास CSE इनिथियो। इनिथियो का मतलब वापस से दोनों सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड हो। ठीक है, इसको हम मिजो भी कह सकते हैं, लेकिन इनिथियो स्पेसिफिकली तब यूज होता है जब दोनों ही मिथाइल ना हो, एक इथाइल हो और एक मिथाइल हो, मतलब दोनों डिफरेंट ग्रुप हो, तब जाके हम इनिथियो। पर स्पेसिफिकली इस केस में मीजो कंपाउंड होगा, पर इनिथियो कहना भी गलत नहीं है इसको। सेकंड, अगर हम जर्नलाइज इनिथियो ही बोलेंगे हम, CH3ET और यहाँ होंगे D और T। अब हमने करा NH2 और H2O2। अब जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ET
DHME, फिर वापस से बना ETHHDDME। अब ये दोनों क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला तो क्या था, मीजो था जो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएंशियोमर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी हम कमेंट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, इसकी रिएक्शन कराई हमने एन डबल बॉन्ड एन डी और डी के साथ, तो क्या बनेगा। चौथा क्वेश्चन देखें, ये दो क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई कीजिए। NH2 के साथ। तो अब इन दोनों क्वेश्चन में पॉज करिए वीडियो और अभी आंसर करने की कोशिश कीजिए। और इसमें अगर मैंने यूज़ किया ND2H2O2, तो अब क्या बनेगा। पहले वाले में अगर हम देखें तो यहाँ बनेगा ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम लग गया, और हम कह सकते हैं दोनों ड्यूटेरियम ऊपर की तरफ भी लग जाए, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। अब NH2H2O2 की अगर हम बात करें तो ये दोनों सिन एडिशन ही करेंगे। तो पहले वाले केस में ये हाइड्रोजन नीचे लग गया, हाइड्रोजन नीचे लग गया और CH3 ऊपर लग गया। तो इस केस में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ND2H2O2 में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक D है और इधर D है, प्लस इधर D है, इधर D है और इधर क्या है। अगर इसी केस की अगर हम बात करें, ऐसे बना D और Me। और अगर हम बात करें, यहाँ हमारे को मिला D और यहाँ मिला Me। तो इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो ये दोस्तों के आपस में इनएंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली ये दो अभी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों, पर ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर है और ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है आपस में। और क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों मिलकर रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम, 5th क्वेश्चन। हमारे पास है ND2H2O2। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में देखते हैं हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और 2 ड्यूटेरियम लगे हैं, प्लस ड्यूटेरियम ऊपर गया और मिथाइल ग्रुप क्या हो गए, नीचे की ओर गए। तो 2 मिथाइल ग्रुप और 2 ड्यूटेरियम लगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर। हाइड्रोजन NH2 या फिर ND2 भी हो सकता है, पर ट्रीटियम जनरली रेडियो एक्टिव होता है तो उसके कम कंपाउंड बनते हैं। तो ये थी रिएक्शन हाइड्रोजनेशन एल्केन। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके हम कैसे एल्केन बनाते हैं। और हमने देखा एल्काइन का भी सिमिलर केस होता है, जब अनकंट्रोल हाइड्रोजनेशन निकल, प्लैटिनम और पेनेडियम के यूज़ में कैसे एल्केन हम ऑब्टेन करते हैं एल्कीन और एल्काइन से।